एक मोटर वगैरह कोई लगा देंगे तो जाके वाटर ऊपर भी जाता है। ऐसी फ्लोइंग ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी कब होगा? जैसे रेफ्रिजरेटर हीट कब लूज करेगा? जब हम एक्सटर्नल सप्लाई लगाते हैं। तो इस टाइप से पहली स्टेटमेंट ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। सेकंड स्टेटमेंट विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कांट बी रिवर्स। तीसरी स्टेटमेंट देखो, तीसरी स्टेटमेंट जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होगी वो सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस होगा। हीट क्या था? रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसकी वजह से थी ये एनर्जी किसकी वजह से थी? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। वर्क क्या थी? अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस। एनर्जी होती है वर्क भी, लेकिन अदर देन टेम्परेचर डिफरेंस। तो कोई भी अगर रैंडम फॉर्म में एनर्जी है तो उसको हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते कंप्लीटली। हीट क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। वर्क क्या? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो जानना वर्क को हम कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कुछ लॉस होगा। सही ना? ऑल द हीट एब्जॉर्ब कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। उल्टा पॉसिबल है। ऑल द हीट एब्जॉर्ब कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये आईआईटी एडवांस में एक बार असर्शन रीजनिंग में आया हुआ है। देयर इज नेचुरल एसिमेट्री ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क एंड वर्क टू हीट। ये एसिमेट्री है इसके अंदर, ये ट्रूथ स्टेटमेंट। सही ना? ऑल द हीट एब्जॉर्ब्ड कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। इसको हम कुछ ऐसे भी शो कर सकते हैं कि जो नेट एफिशिएंसी होती है किसी भी सिस्टम के लिए वो क्या होती है? डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या था? यूजफुल वर्क बाय में डेल्टा है जो नेट हम हीट दे रहे हैं, यानी आउटपुट बाय इनपुट है। कोई भी किसी की भी एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन में इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। तो ये फॉर्मूला 2007 के नीट के पेपर में पूछा हुआ है, उस समय एआईपीएमटी होता था, तब पूछा हुआ है फॉर्मूला एफिशिएंसी का, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच। किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 60 से 70% तक मैक्सिमम हो सकती है। 100% एफिशिएंट इंजन कोई भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। थर्ड स्टेटमेंट ये है इसकी। थर्ड स्टेटमेंट ये एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैं हर बार बोल रहा हूं तुमसे, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, यानी कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ये इसकी मेन स्टेटमेंट है। जैसे मेन स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ की क्या थी? एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट मतलब ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन क्या होती है एनर्जी? ना तो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी। ये एनर्जी जो है यूनिवर्स की क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये फर्स्ट लॉ की थी, एनर्जी कांस्टेंट फर्स्ट लॉ, एंट्रोपी इंक्रीजिंग यूनिवर्स की ये सेकंड लॉ। ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये स्टेटमेंट है इसकी सेकंड लॉ की। अब ये मैंने चारों बता दी स्टेटमेंट्स की। मेन कभी भी कोई बोलेगा व्हाट इज द मेन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, तो तुम बोलना एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ये मेन स्टेटमेंट इसकी, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट नोट करेंगे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की स्टेटमेंट भी नोट कर लेंगे एक बार। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पेपर में बहुत बार पूछते हैं। ये क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो मींस जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो मींस जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है जीरो केल्विन। एंट्रोपी ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इट इज टेकन टू बी जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। एंट्रोपी ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज टेकन टू बी जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो मींस जीरो केल्विन, ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है। सही ना? 0 केल्विन पे, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 0 केल्विन पे। 0 केल्विन को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन पे किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या होती है? जीरो होती है। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों होता होगा ऐसा? क्योंकि 0 केल्विन पे किसी भी सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर या रैंडमनेस क्या हो जाएगा? बिल्कुल खत्म। बिकॉज देयर इज नो रैंडमनेस और डिसऑर्डर in any system, in any crystalline solid at absolute zero of temperature, at absolute zero of temperature। सही ना? और एब्सोल्यूट एंट्रोपी हम किसी की कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इस फॉर्मूले में दिया गया एक फॉर्मूला, थियोरेटिकल फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू 2.303 Cp log T। Cp हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, डिटेल नहीं करनी इसकी। S इज इक्वल टू 2.303 Cp log T, S इज इक्वल टू 2.303 Cp log T, एब्सोल्यूट एंट्रोपी। सही ना? और बस ये इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। मैंने बोला इसकी स्टेटमेंट में
कि एंट्रोपी ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज टेकन टू बी जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। क्यों है जीरो? बिकॉज देयर इज नो डिसऑर्डर और रेंडमनेस, बिकॉज देयर इज नो डिसऑर्डर और रेंडमनेस, there is no disorder randomness at absolute zero, therefore entropy of any crystalline solid is taken to be zero। सही है ना, entropy of all crystalline solids is taken to be zero। लेकिन कुछ गैसेस ऐसे हैं जिनमें एंट्रोपी जीरो नहीं होती इवन एट एब्सोल्यूट जीरो, जैसे N2O, जैसे N2O, CO, NO, ये कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनकी एंट्रोपी जीरो नहीं होती इवन एट एब्सोल्यूट जीरो, इवन एट एब्सोल्यूट जीरो इनकी एंट्रोपी जीरो नहीं होती। समझे कि नहीं है? तो ये कुछ, और इसको बोलते हैं हम रेसिडुअल एंट्रोपी। ये भी पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है ये टर्म शायद, रेसिडुअल एंट्रोपी। देयर आर सम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स whose entropy is not zero even at absolute zero, this is called as residual entropy, this is called as residual entropy। समझे कि नहीं? तो ये याद रखना स्टेटमेंट, देयर आर सम सब्सटेंसेस, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस whose entropy is not zero even at absolute zero temperature and this is called as residual entropy। सही ना। अब नेक्स्ट एंट्रोपी निकालने, एंट्रोपी कर्व नोट कर लेंगे एक बार। एंट्रोपी कर्व, ये रेसिडुअल एंट्रोपी हटा रहा हूं मैं यहाँ से, नोट कर लेंगे एंट्रोपी का कर्व वर्सेस टेम्परेचर, एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व। इसमें एक्चुअली में मेरे को निकालना क्या है, डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है। तो एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर, इसका कर्व कैसे बनता है ये देखेंगे। एस एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर, एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर, ध्यान देंगे। ये कोई भी सॉलिड है, इसको हम हीट कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो सेम टेम्परेचर पर कन्वर्ट होगा, इसलिए सेम टेम्परेचर पर कन्वर्ट होगा, इसलिए क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। और उसके बाद जब लिक्विड से अब गैस बन रहा होगा, लिक्विड से जब गैस बनेगा, अब लिक्विड ही है, लिक्विड में बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, ये बढ़ रही है एंट्रोपी। फिर एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब लिक्विड से गैस बनेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, तो उस पे सेम टेम्परेचर पे एंट्रोपी बहुत तेजी से बढ़ेगी और उसके बाद गैस चलेगा ऐसे, उसके गैस। तो यहां पे सॉलिड था, यहां पे लिक्विड था, और यहां पे क्या है, गैस, यहां पे गैस है। सो दिस पॉइंट, दिस टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन टेम्परेचर होगा ये, जहां पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन, टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन। तो ये कुछ मान सकते हैं, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ये एफ है। तो अब इसमें डेल्टा एस का एक्सप्रेशन निकालना है, मेन क्या निकालना है, डेल्टा एस का एक्सप्रेशन, डेल्टा एस का एक्सप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए हुए हैं मेंस के अंदर, तो इसलिए एक्सप्रेशन ध्यान देना। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ जैसे मैंने कर्व ऐसे दिखाया ना, ये कर्व एक्चुअल में ऐसे भी बनता है कई बार, यहाँ पे भी सॉलिड, यहाँ पे भी सॉलिड, और ये फेस चेंज वाला टेम्परेचर है, टीपी मान लेना, वो मैंने लिया नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, फेस चेंज, जैसे यहाँ पे मान लिया मैंने डायमंड था, यहाँ पे बन गया ग्रेफाइट, ये फेस चेंज हो रहा है, इसको भी मानते हैं, सही ना। एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बना, एक सॉलिड से क्या बना, दूसरा सॉलिड, वो हमने लिया नहीं है, वो केस कम आता है इसलिए। अब डेल्टा एस का एक्सप्रेशन देखेंगे, डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या होगा, देखो पहले हम गए ए से बी में, तो ए से बी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ए से बी में टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटीग्रेशन का साइन लेना है, ध्यान है कि नहीं है। टेम्परेचर पहले जीरो, जीरो से टेम्परेचर कितना होगा, टीएफ, ये ए से बी की बात कर रहा हूं मैं, ए से बी की बात कर रहा हूँ, जीरो से टीएफ। और क्या आएगा यहाँ पे, क्यू बाय टी, क्यू क्या होगा, सीपी सॉलिड का, क्योंकि सॉलिड था, सीपी सॉलिड dt, सबने पढ़ा हुआ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, एनसीपी dt, एन तो 1 मोल ले लिया हमने, सॉलिड dt, ये होता है ना। और डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच बाय टी, तो डेल्टा एच क्या है, एनसीपी dt, एन की वैल्यू 1, तो सीपी सॉलिड dt बाय टी, जो भी एन की वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में। पहला एक्सप्रेशन समझ आ गया, ए से बी तक का। यस सर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करना, डेल्टा एच और डेल्टा एच निकालने को आता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, अब नेक्स्ट है बी से सी तक का, बी से सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है और वो फ्यूजन टेम्परेचर होगा, और
डेल्टा एच क्या लगेगा, फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय में टीएफ। सेकंड एक्सप्रेशन, ये ए से बी का था, ये बी से सी तक का है, ये ऊपर ए से बी तक का। ये समझ आ गया कि नहीं दोनों? हाँ सर। अब नेक्स्ट आएगा सी से डी का एक्सप्रेशन क्या होगा, खुद बताओ सोच के एक बार। सी से डी का इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टीएफ से कहां तक, टीवी टीवी तक। तक, टीवी तक। और सीपी लिक्विड डीटी आएगा बाय टी, हाँ सर। सीपी लिक्विड डीटी बाय टी प्लस क्या आ जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टीवी। लास्ट एक्सप्रेशन क्या आएगा, अगर ये फाइनल टेम्परेचर टी है, क्या आएगा, टीवी टू टी प्लस सीपी गैस जीटी बाई टी। हाँ, सीपी गैस डीटी बाय टी। और अगर आगे कुछ है तो डेल्टा एच बाय टी, वो भी आ जाएगा। समझ गया कि नहीं? अगर आगे ऊपर जा रहा है तो डेल्टा एच बाय टी। समझ आ गया कि नहीं कैसे लिखा हमने एक्सप्रेशन इसका? इसका एक्सप्रेशन समझ आ गया? यस सर। हाँ, तो ये आना चाहिए लिखना, सही ना? ये लिखना आना चाहिए, ध्यान रखना चीज का। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। और ऐसे ही डेल्टा एच का एक्सप्रेशन भी होता है, बस उसमें ये टी नहीं आएगा, ये टी नहीं आएगा। डेल्टा एच का एक्सप्रेशन है तो नीचे वाला टी हटा देना, बस ये हटा देना सिर्फ, तो डेल्टा एच का एक्सप्रेशन बन जाएगा। न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं इसके ऊपर, सही ना? नेक्स्ट, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट नोट करना है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। अब ये बोर्ड के टॉपिक नहीं है। गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो अब ध्यान देंगे इसमें, समझना है कर्व्स इसके इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में पूछे हुए हैं कर्व्स इसके काफी बार, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, कर्व्स इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए नहीं है टॉपिक कोई भी अब। और ऊपर वाले कर्व्स भी कराए ना, वो भी बोर्ड के लिए नहीं थे। अच्छा, अब ध्यान देंगे इसमें। मान लो मैंने रिएक्शन ली कोई भी एक, ध्यान समझना इसको। अब N2O4 gives 2NO2, N2O4 gives 2NO2, ये मैंने रिएक्शन ली और लिया मैंने इसका डेल्टा जी है पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव। अब बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? सर नहीं होगी, पॉजिटिव है डेल्टा जी। हाँ, पॉजिटिव है डेल्टा जी, तो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। लेकिन इक्विलिब्रियम का साइन क्या कह रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी स्पॉन्टेनियस है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी स्पॉन्टेनियस है। नहीं समझाई बात? इक्विलिब्रियम तो साइन ये कहता है ना, रिएक्शन इज गोइंग ऑन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। N2O4 से NO2 भी बन रहा है और NO2 से N2O4 भी बन रहा है। इसका मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम का साइन है अगर इससे ये भी बन रहा है और 2NO2 से N2O4 भी बन रहा है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों रिएक्शन हो रही है। इक्विलिब्रियम का साइन ये कहता है। डेल्टा जी पॉजिटिव क्या कर रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। क्या इनमें से कोई कंसेप्ट गलत है? क्वेश्चन समझ आ गया मेरा? इक्विलिब्रियम का साइन कह रहा है रिएक्शन इज गोइंग ऑन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और डेल्टा जी पॉजिटिव कह रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो क्या इसमें से कोई कंसेप्ट गलत है? अगर कंसेप्ट गलत हो तो चैप्टर खत्म है एक, चाहे वो अगला चैप्टर हमने इक्विलिब्रियम करना है या थर्मोडायनेमिक्स। क्या कोई कंसेप्ट इसमें से गलत है कि दोनों सही है? सर अगर इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी तो जीरो होना चाहिए ना। हाँ, तो क्या बोलेंगे इस केस में? रिएक्शन में रिवर्सिबल का साइन दिखाया हुआ है। देखो डेल्टा जी पॉजिटिव अगर मैंने बोल दिया ना किसी रिएक्शन के लिए, इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम तक जा सकती है रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम का साइन शो कर रखा है, तो इक्विलिब्रियम तक रिएक्शन जा सकती है, लेकिन कंप्लीशन तक कौन सी जाएगी? बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम तक दोनों रिएक्शन गई, N2O4 से NO2 भी बना, NO2 से N2O4 बना। उसके बाद जो रिएक्शन होगी ना वो NO2 से N2O4 वाली होगी। इसके कर्व को हम कैसे शो करते हैं? इस तरीके से, डेल्टा जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी टाइम। तो इसको ऐसे शो करते हैं, ये कोई लाइन है, रेफरेंस एनर्जी लेवल लिया मैंने डेल्टा जी का, यहाँ पे हमारे पास था
ये कर्व ऐसे बनेगा इसका, थोड़ा सा और ढंग से शो करते हैं। ये ऐसे देखो, इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, 1 मोल ऑफ N2O4 तो यानी रिएक्टेंट, और इस पॉइंट पे क्या है, 2 मोल ऑफ NO2 यानी प्रोडक्ट्स। अब देखो, जब जब N2O4 से NO2 बन रहा है, N2O4 से NO2 बन रहा है, सही ना, ये N2O4 था यहाँ पे, इससे बन रहा है NO2, तो इस केस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, पहले कम हो रही है, इस पॉइंट पे मिनिमम हो गई, उसके क्या होने, बढ़ने लग गई, यानी ये नहीं बनेगा, इतने तक बनेगा, उसके बाद नहीं जाएगी रिएक्शन। और NO2 से जब N2O4 बन रहा है तो इस पॉइंट से रिएक्शन नीचे आ रही है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज, जी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, काफी देर तक डिक्रीज करेगा। इस पॉइंट पे जब ये आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां तक आया। अब बताओ NO2 से N2O4 में हम ज्यादा गए नेगेटिव कि N2O4 से NO2 में ज्यादा नेगेटिव गए? इसमें गए तो यहां से यहां तक गए, सिर्फ इसमें गए तो यहां से यहां तक पूरा, तो किसमें ज्यादा नेगेटिव हुआ, सब बैकवर्ड वाली में। बैकवर्ड वाली में, यानी NO2 से N2O4 गई अगर 80%, तो ये रिएक्शन गई यहाँ पे 20%, एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इस पॉइंट पे जी क्या है, मिनिमम। सर एक और बार बता दो, ये कंफ्यूजन हो रही है। देखो N2O4 है यहाँ पे, N2O4 से NO2 बनना है, तो N2O4 से NO2 बनना है तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, ये देखो ये एनर्जी डिक्रीज कर रही है N2O4 से NO2, यहां तक डिक्रीज कर रही है एनर्जी, सिर्फ इतने लेवल तक एनर्जी डिक्रीज कर रही है N2O4 से, यहां से यहां तक बस। जब क्या बना, N2O4 से NO2 बना, तो रिएक्शन बहुत कम गई, उसके बाद तो एनर्जी बढ़ने लग गई ना। इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है, तो डिक्रीज कब तक कर रही है इसमें, अराउंड 80% तक। NO2 से जब N2O4 बना रहे हैं, NO2 से जब N2O4 बना रहे हैं तो काफी डिक्रीज कर रही है, इस पॉइंट तक आई, और इधर से N2O4 से NO2 बनाया तो सिर्फ इतना डिक्रीज की, यहां तक सिर्फ। तो किसमें ज्यादा एनर्जी डिक्रीज कर रही है, किसमें केस में जी की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज कर रही है, NO2 से N2O4, है ना, तो ये जी की वैल्यू चल रही है NO2 से जब N2O4 बन रहा है, तो इस पॉइंट पे जी क्या आ गया, मिनिमम, इस पॉइंट पे जी क्या आ गया, मिनिमम। इक्विलिब्रियम पे मैंने पीछे लिखवाया था, एट इक्विलिब्रियम जी इज मिनिमम, एट इक्विलिब्रियम जी इज मिनिमम एंड डेल्टा जी इज 0, डेल्टा जी इज 0। तो ये आ गया यहाँ पे कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट, ध्यान देना, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्लोज है रिएक्टेंट्स के, ये रिएक्टेंट्स, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्लोज है रिएक्टेंट्स के तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, ये पॉइंट लिख लेना बस। if when equilibrium point is close to the reactant, if equilibrium point lies close to the reactants, then backward reaction will take place, then backward reaction will take place. If equilibrium point is close to the reactants, then backward reaction will take place. नहीं समझ आई बात? सर ये देखो यहां से यहाँ पे अगर 1 से डिक्रीज कर रहा है, मान लो ये 1 से -1 हुआ, यहां से यहाँ पे हुआ -5, तो नेट कितना हो जाएगा, नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा कि नहीं, ये ज्यादा डिक्रीज किया ना जी यहाँ पे इसका, जब NO2 से N2O4 बना रहे हो, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन होगी। इस कर्व को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम जी इज मिनिमम, ये ध्यान रखना चाहिए ना, इक्विलिब्रियम पे जी मिनिमम है। यहां से बस एक कंक्लूजन निकालना, इफ इक्विलिब्रियम पॉइंट इज क्लोज टू द रिएक्टेंट्स, if equilibrium point is close to the reactants, ये equilibrium point if it is close to the reactants, then backward reaction will take place, then backward reaction will take place, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। and if it is close to the products, जैसे नेक्स्ट कर्व में देखेंगे, नेक्स्ट कर्व में अगर मैं ऐसे ले लूं, इसमें बताएंगे अब क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी वर्सेस टाइम, इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन अब हो जाएगी। इसमें फॉरवर्ड, यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्लोज किसके है, प्रोडक्ट्स के, सो फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस।
सो फॉरवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस। और बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसे। तो बस ये कर्व्स पढ़ लेना एक बार, ये कर्व्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सही ना, ये कर्व्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नोट कर लेंगे एक बार टर्म यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करना है कपल्ड रिएक्शंस। इनके इसके क्वेश्चन नीट वगैरह में भी काफी आए हुए हैं। कपल्ड रिएक्शन, कपल्ड रिएक्शंस क्या होती हैं? कपल्ड रिएक्शंस देखो नाम से पता लग रहा है इसके, कपल्ड रिएक्शन यानी कोई एक रिएक्शन मैंने कराई ए से बी, डेल्टा जी क्या है इसका? पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो क्या ये रिएक्शन होगी? डेल्टा जी पॉजिटिव, तो क्या रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी सर। नहीं होगी। और सी से डी मैंने रिएक्शन कराई है, और डेल्टा जी है इसका हाईली नेगेटिव, डेल्टा जी हाईली नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन तो होगी। और अगर मैं दोनों रिएक्शन को कपल कर दूं, यानी ए प्लस सी गिव्स बी प्लस डी कर दूं, तो अब दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो जाएंगे कि नहीं? डेल्टा जी नेट क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव। अब दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो जाएंगी कि नहीं? Yes, ए sir. से बी रिएक्शन डेल्टा जी क्या था? पॉजिटिव। सी से डी रिएक्शन गई जो इसके कपल हो गई इस तरीके से, सी से डी, इसका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव, तो नेट डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एंड रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन वेरी स्मूथली, आराम से जाएगी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द पर्पस ऑफ कपलिंग ऑफ रिएक्शन। सपोज फॉर a reaction डेल्टा जी इज हाईली पॉजिटिव, डेल्टा जी इज हाईली पॉजिटिव, डेल्टा जी क्या? हाईली पॉजिटिव है। then we couple this reaction with another reaction for which delta G is highly negative. Then we couple this reaction with a reaction for which delta G is highly negative, so that both the reactions become spontaneous at a time. This is the purpose of coupling of reaction. समझ आया कि नहीं है? नहीं समझ आया? This is the purpose of coupling of reactions. क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया सर। तो ये ध्यान रखना इसका। अब इसकी एप्लीकेशन नोट करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस जो इसके न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। मान लो Fe2O3 पहली एप्लीकेशन है, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन। फर्स्ट नाम दे देना मेटलर्जिकल एप्लीकेशन, जिसको मैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में कराऊंगा। एक्सट्रैक्शन के अंदर इसी क्या एप्लीकेशन है? एक्सट्रैक्शन के अंदर Fe2O3 से बना 2Fe प्लस 3/2O2, Fe2O3 हेमेटाइट ओर है। ये कौन सा ओर है? Fe2O3 क्या होता है? हेमेटाइट ओर। इससे बना 2Fe प्लस 3/2O2, डेल्टा जी है इसका सपोज प्लस 1400, मैं अलग से लिख देता हूं, डेल्टा जी है इसका प्लस 1400 किलो जूल। बताओ क्या ये रिएक्शन होगी? या 1400 जूल ले लो, क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं? नहीं होगी सर। चलो अब मैंने इसको एक ऐसी रिएक्शन से कपल कर दिया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड लिया प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। अब इसके साथ कपल करूंगा मैं इसको, डेल्टा जी है सपोज इसका -500। जब दोनों को कपल करेंगे अब ये रिएक्शन होगी कि नहीं दोनों एक साथ कि नहीं? सर नहीं होगी, क्योंकि हाईली नेगेटिव क्यों होगा ना। हाईली नेगेटिव नहीं है। अच्छा एक मिनट, और कोई बच्चा किसी को बोलना है? और किसको बोलना है क्या? नेट डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो हो जाएगी। कैसे नेगेटिव आ रहा है बताओ जरा कशिश। सर ये 1400 माइनस 500, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ना, 900 आएगा। सर 12th वाले बच्चे कौन बोलेगा? 12th वाला बच्चा सर हो 12th वाले जाएगी। बच्चों को- हाँ कैसे बता वंश? सर इसमें पहले जो CO वाला है ना, इसमें -500 डेल्टा जी है, उसे 3 से हाँ। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सही है, बहुत अच्छे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि ताकि ये रिएक्टेंट कैंसिल हो जाए, जो कॉमन वाले रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट है वो कैंसिल हो जाए, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो ये आएगा Fe2O3 प्लस 3CO क्या देगा? 2Fe प्लस
3CO2। अब डेल्टा जी क्या आएगा नेट रिएक्शन का? -100। तो अब ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हेमेटाइट ओर से आयरन नहीं मिल सकता डायरेक्टली, इसलिए हम इस रिएक्शन को ऐसे कपल करेंगे कि नेट डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए और ये मिल जाए आयरन। और यहाँ पे केमिस्ट्री के टर्म्स में जब हम पढ़ते हैं मेटलर्जी चैप्टर में, तो हम बोलते हैं कि CO हेयर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए ये Fe2O3 को Fe में कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए ये Fe2O3 को Fe में कन्वर्ट कर देगा। कोई डाउट किसी को? नो कोई सर। डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? कॉमन रिएक्टेंट को हमेशा कैंसिल करना, ध्यान रखना। फिर इसकी सेकंड एप्लीकेशन है, मेटलर्जी में बता दिया। सेकंड एप्लीकेशन इसकी बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, तो बायोलॉजिकल एप्लीकेशन के अंदर इसकी जैसे बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज अगर हम मिक्स करते हैं तो मिलता है सुक्रोज प्लस H2O। डेल्टा जी है सपोज रिएक्शन का +23। क्या ग्लूकोज फ्रक्टोज कंबाइन करके सुक्रोज दे सकते हैं नो सर। किलो जूल में? नहीं दे सकते। अब इसको हम एक हाईली एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका कंबाइन करेंगे। ATP को इसका जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो मिलेगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP प्लस एक फॉस्फेट यूनिट। और डेल्टा जी इस प्रोसेस का है -31 किलो जूल। अब दोनों को कपल करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी सर। हाँ, तो दिस इज द क्योंकि ये कैंसिल, दिस इज द पर्पस ऑफ कपलिंग ऑफ रिएक्शन। क्लियर? दिस इज द सर ये पर्पस PI ऑफ क्या है? कपलिंग ऑफ। PI है फॉस्फेट यूनिट कोई। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हाईली एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, और ADP है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट नोट करेंगे रिएक्शन। नेक्स्ट, अब जैसे क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें, सपोज 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3। 2Al2O3 ये दे रखा है। डेल्टा जी है इस रिएक्शन का -22,500 किलो जूल में ये है। और C प्लस O2 गिव्स CO2। CO2 डेल्टा जी है -3000 किलो जूल। और CO प्लस हाफ O2 गिव CO2, डेल्टा जी है इसका से -5000। अब मैंने तुमसे पूछा कि Al2O3 का रिडक्शन किसके साथ पॉसिबल है, कार्बन के साथ कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर के अंदर। हम Al2O3 को किसके साथ रिड्यूस करेंगे, कार्बन के साथ कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ? फास्ट, हम Al2O3 को किसके साथ रिड्यूस करेंगे, कार्बन के साथ कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ? सर दोनों से नहीं हो जाना चाहिए? देखो किसका तो होगा। देखो 2Al2O3 है, कार्बन इसको 3 से, हाँ उसको उल्टा करना है, इस रिएक्शन को उल्टा करना है। क्यों? क्योंकि हमें रिएक्शन चाहिए इस टाइप की कुछ, Al2O3 प्लस C, ये रिएक्शन चाहिए, या फिर हमें चाहिए Al2O3 प्लस CO, ये रिएक्शन चाहिए। तो इसलिए पहली रिएक्शन को रिवर्स करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी रिएक्शन को, ताकि 3O2 कैंसिल हो जाए। तो इससे रिड्यूस हो जाएगा कि इससे? बताओ जरा। नहीं होगा सर। इसको उल्टा किया नहीं होगा ना। 2Al2O3 प्लस क्या आएगा 3C, बाकी कैंसिल। क्या आएगा 4Al प्लस क्या आएगा 3CO2। तो डेल्टा जी इसका क्या आएगा 22,500 ये हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9,000 आ जाएगा। तो माइनस में 9,000 नहीं रहेगा, तो ये तो कितना आएगा 13,500 क्या पॉजिटिव में? एक बार चेक कर लेना। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसमें किससे मल्टीप्लाई? 6 से। उसको उल्टा करेंगे पहली रिएक्शन को, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Al2O3 प्लस 6CO गिव्स 4Al प्लस 6CO2। तो अब इसका नेट डेल्टा जी कितना आएगा? जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा -30,000, और ये प्लस 22,500 है, तो ये आ जाएगा 7,500 नेगेटिव में।
तो इसके साथ पॉसिबल है। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया क्वेश्चन ये? आ गया सर। हाँ सर सही था। हाँ तो निकालना चाहिए ना, तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, ये इजी क्वेश्चन था, निकालना चाहिए था सबसे। कर लोगे ना ये? अब ऐसी एक क्वेश्चन तुम अपने आप ट्राई कर लेना इसको, जैसे मैंने बोला 2pb प्लस O2 गिव्स 2pbo है, डेल्टा जी है इसका से -15,000। अब मैंने पूछा कि इसका रिडक्शन कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड किससे पॉसिबल है, इससे पॉसिबल है कि इससे पॉसिबल है, ये खुद ट्राई कर लेना इसको, किसके साथ पॉसिबल है। प्रेडिक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ पीबीओ विद सी और CO2 और CO विद सी और CO विद सी और CO किसके साथ पॉसिबल है, किसके साथ पॉसिबल है, चेक करेंगे बात। CO के साथ। सर सी के साथ तो इक्विलिब्रियम पे आ रही है, तो CO के साथ हो जाएगा नेगेटिव जी डेल्टा जी। हाँ बोलो क्या होगा। सर CO के साथ हो जाएगी, सी के साथ इक्विलिब्रियम पे आ रही थी। किसके साथ हो जाएगी? CO। एक बार चेक करना, किसी के साथ नहीं होगी ये, एक बार चेक करना, किसी के साथ नहीं होगी ये। चलो अब एक टॉपिक और नोट कर लो जल्दी से, क्योंकि 4-5 मिनट रह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि चैप्टर खत्म हो जाए अभी, फिर क्वेश्चंस रह जाएंगे मेरे को न्यूमेरिकल्स कराने वाले, सही ना। एक बार नोट कर लेंगे, प्रॉपर्टी रिलेशंस फ्रॉम फर्स्ट लॉ। प्रॉपर्टी रिलेशंस फ्रॉम फर्स्ट लॉ, ये भी कई बार ना पेपर में पूछते हैं, इसलिए इसको नोट कर लेना, बोर्ड के लिए नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें क्या है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं इसमें करने हैं, जो अभी थ्योरी मैंने पढ़ाई है सिर्फ इसके अंदर। देखो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ध्यान देना, थोड़ा फास्ट लिखूंगा इसे। डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ। अब क्यू क्या होता है, टी डेल्टा एस, टी डी एस। डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी डी वी। किसी को डाउट, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। तो अब इसमें निकालेंगे, अगर मैं तुमसे कहूं पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू एस, वेयर विद रिस्पेक्ट एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू वी, तो कैसे निकालेंगे, करली ई बोलते हैं इसको, पार्शियल डेरिवेटिव को करली बोलते हैं, करली ई बाय करली, मान लो करली ई बाय करली एस निकालना है, तो हमें एक करली मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, किसको, जैसे वॉल्यूम को, वॉल्यूम कांस्टेंट किया तो करली ई बाय करली एस क्या आएगा, टी आएगा कि नहीं, कोई डाउट किसी को? ऐसे ही करली ई बाय करली वी क्या आ जाएगा, एट कांस्टेंट एंट्रोपी, एट कांस्टेंट माइनस पी आएगा कि नहीं, यही प्रॉपर्टी रिलेशन है, पहली प्रॉपर्टी रिलेशन निकाल ली हमने। इसको मैं, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी रिलेशन। कोई डाउट किसी को इसमें? ये वैल्यू याद रखना, करली ई बाय करली एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, करली ई बाय करली वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब नेक्स्ट रिलेशन, डेल्टा ई के बाद नेक्स्ट रिलेशन क्या बनती थी इससे, डेल्टा एच की, डेल्टा एच की बनती थी कि नहीं, एच क्या होता है, ई प्लस पी वी, तो डी एच क्या हो जाएगा यहां से, डीई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, डीई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ये बन जाएगा। अब डीई क्या होता है, अभी मैं बताया तुम्हें, डीई ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है, टीडीएस माइनस पीडीवी प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी, तो पीडीवी से पीडीवी कैंसिल, ये आ गया टीडीएस प्लस वीडीपी, डीएच आ गया, ये डीएच ही आ गया। अब इसमें निकालेंगे करली एच बाय करली एस निकालेंगे एक बार, और एक बार करली एच बाय करली पी निकालेंगे। जब एस निकालेंगे तो पी कांस्टेंट, और जब पी निकालेंगे तो एस कांस्टेंट। वैल्यूज क्या आएंगी इनकी, बताओ क्या वैल्यूज आएंगी, टी एन वी। हाँ पी निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर वी, और जब पी निकालेंगे और एस कांस्टेंट, तो गलत लिख दिया,
एक मिनट, देखो करली एच बाय करली एस और करली एच बाय करली पी निकालेंगे V. और तो आंसर आ जाएगा वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, तो वो जब 0 हो जाएगी तो ये रिलेशन आ जाएगी यहाँ पे सेकंड रिलेशन। थर्ड अब जी निकालते हैं। जी क्या होता है? H माइनस टी एस, तो डी जी क्या आ जाएगा? डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, और डी एच की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे। डी एच की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे, क्या वैल्यू है? ये रही टी डी एच प्लस माइनस एस डी टी। क्या कैंसिल होगा चेक करना एक बार। टीडीएस से टीडीएस कैंसिल, टीडीएस से टीडीएस कैंसिल। अब बताओ करली जी बाय करली, एक बार पी निकालेंगे और एट कांस्टेंट करली जी बाय करली पी निकालेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और एक बार निकालेंगे करली जी बाय करली टी एट कांस्टेंट एक मिनट वीडीपी माइनस एसडीटी है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या वैल्यूज आ जाएंगी? क्या वैल्यूज आ जाएंगी? करली जी बाय करली पी निकालेंगे तो वी आ जाएगी वैल्यू, और करली जी बाय करली टी निकालेंगे तो माइनस एस वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई रिलेशंस की नहीं है? ये रिलेशन समझ आ गई कि नहीं? आगे सर। हाँ सर। तो ये रिलेशन हाँ समझा दी है, याद करना तो याद कर लेना, नहीं तो एक बार समझ के कर लेना इसको। ये समझ के कर लेना रिलेशन, ये पूछते हैं डायरेक्ट आंसर इसके, जो मैंने कॉलम बनाए ना ये डायरेक्ट पूछेंगे। हाँ कर देना आलेख। अगर मैं बोलता हूं ध्यान सुनना, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ट्रू और फॉल्स? जल्दी से सुनना, ये क्वेश्चन स्कूल में पूछते हैं ऐसे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, फॉल्स। रीजन, अगर टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच हो जाएगा तो रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच तो नेगेटिव है, लेकिन अगर टी डेल्टा एच भी नेगेटिव हो जाए और उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए और मैग्नीट्यूड भी ज्यादा हो जाए, यानी ये अगर -5 है ये -10 आ जाए तो पॉजिटिव आ गया, नॉट पॉसिबल। चैप्टर खत्म हो चुका तुम्हारा।